कमरे से निकलते वक्त मैं बहुत मोहतात था, मगर कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा था। मैं चौकन्ने अंदाज में लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट के इंतजार में एक जोड़ा पहले से मौजूद था। उन दोनों की शायद हाल ही में शादी हुई थी, क्योंकि लड़की के पैरों पर भी मेहंदी लगी हुई थी। लड़की यूं भी खूबसूरत थी और लग रहा था जैसे उसने सेंट की पूरी शीशी जिस्म पर उलट ली हो। मर्द ने घूर कर मुझे देखा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो मैंने पहले उन दोनों को दाखिल होने का मौका दिया, फिर जल्दी से खुद भी लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट में एक आदमी पहले से मौजूद था। मैं उसे देखकर बुरी तरह चौंक उठा, क्योंकि वो भी गैर मुल्की था और बगौर हम तीनों का जायजा ले रहा था। उसने मुझ पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब यही था कि वो मुझे पहचानने में नाकाम रहा था। वो भी बगौर लड़की का जायजा ले रहा था। फिर उसने अचानक रिवॉल्वर निकाल कर लड़की पर तान लिया। वो गुर्रा कर इंग्लिश में बोला, आवाज मत निकालना वरना यहीं ढेर कर दूंगा। लड़की की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। मर्द भी हैरत से मुंह खोले उसे देख रहा था। वो दुरुस्त लहजे में लड़की से मुखातिब हुआ, कामरान किस कमरे में है? लड़की के लहजे में वहशत थी। कौन कामरान? वो बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने से पहले तुमने जवाब न दिया तो दोनों को मार दूंगा और तुम्हारी वजह से ये बुढ़ा भी मारा जाएगा। मैं कोई सबूत या गवाह छोड़ने का आदी नहीं हूँ, जल्दी करो। उसने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा दिया। फिर बोला, मैं जानता था कि तुम भी कामरान के साथ रहती हो। वो शायद उसे कांता समझ रहा था। मर्द ने पहली मर्तबा जबान खोली। बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर, हम किसी कामरान को नहीं जानते। वो बोला, ग्राउंड फ्लोर आने वाला है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो वाकई उसे मारने के मूड में था, क्योंकि ट्रिगर पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ गया था। मैं इस दौरान में गैर महसूस अंदाज में खिसक कर उसके नजदीक हो गया। मैंने अचानक उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर खड़ी हथेली की जरब लगाई। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर लिफ्ट की दीवार से टकराया। वो दीवानावार रिवॉल्वर उठाने को झुका। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी कनपटी पर घूंसा रसीद कर दिया। वो घुटनों के बल फर्श पर गिरा, फिर ढेर हो गया। मैंने लिफ्ट रोक कर दोबारा 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। नीचे जाते जाते लिफ्ट एक मर्तबा फिर ऊपर जाने लगी। लड़की ने थूक निगलते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा, 3rd फ्लोर पर पहुंचकर आप लोग टाइम वेस्ट किए बगैर सीढ़ियों के जरिए नीचे चले जाएं। पता नहीं ये बदमाश आपसे क्या चाह रहा था। 3rd फ्लोर पर लिफ्ट रुकते ही वो दोनों तीर की तरह बाहर निकल गए। मैंने लिफ्ट के दरवाजे से ग्लोरिया को देख लिया था। वो पोर्टर से सामान उठवाए हुए कमरे से बाहर निकल रही थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही मैंने उस बदमाश का जायजा लिया। मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। वो मरदूद मेरी एक ही जरब बर्दाश्त न कर सका और जिंदगी की कैद से आजाद हो गया। मैंने फुर्ती से उसकी जेबों की तलाशी ली। जेब में सिवाय कमरे की चाबी, पर्स और पेन के और कुछ नहीं था। पर्स डॉलर्स से भरा हुआ था। पर्स में मौजूद टेलीफोन इंडेक्स से मैंने एक कागज फाड़ा और पेन से उस पर लिखा, केजी की तरफ से माइकल के लिए तीसरा तोहफा। कागज उसकी जेब में ठूंस कर मैंने उसका रिवॉल्वर उठाया और उसे शेरवानी की जेब में ठूंस लिया। मुझे खदशा था कि 4th फ्लोर पर कोई लिफ्ट के इंतजार में न खड़ा हो, मगर ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने उस मरदूद को उठाकर लिफ्ट से बाहर फेंका और जल्दी से 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। मेरा ख्याल था कि 3rd फ्लोर पर ग्लोरिया लिफ्ट की मुंतजिर होगी, मगर वो शायद दूसरी लिफ्ट के जरिए जा चुकी थी। मैंने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में लिफ्ट से निकला और टहलने वाले अंदाज में लाउंज की तरफ बढ़ा। काउंटर पर ग्लोरिया चेकआउट कर रही थी। उसकी तरफ देखे बगैर मैं एतमाद से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर तैमूर भी मौजूद था। इसका मतलब था कि विजय और कांता बखैरियत निकल गए थे। उससे कुछ कहे बगैर मैं सीधा गेट की तरफ बढ़ा। मैंने मुड़कर यह भी न देखा कि तैमूर मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। पार्किंग लॉट में हमारी गाड़ी मौजूद थी। उसकी चाबी तैमूर ही के पास थी। मैं गेट से बाहर निकलकर सड़क पर आया तो तैमूर भी गाड़ी लेकर आ गया। मैंने उसे कहा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम वापस होटल में जाओ क्योंकि ग्लोरिया भी आ रही है। उसने यू टर्न लिया और दोबारा होटल के एंट्रेंस से दाखिल हो गया। तैमूर ने टैक्सी ड्राइवर की तरह पूछा, अब कहाँ चलना है? मैंने जेब से विजय का दिया हुआ एड्रेस निकाला। वो दिल्ली के एक इलाके करोल बाग का एड्रेस था। मुझे वहाँ के रास्तों का बिल्कुल इल्म नहीं था। यही हाल तैमूर और ग्लोरिया का था। वो भी रास्तों के मामले में मेरी तरह बिल्कुल अजनबी थे। तैमूर ने कहा, मैं किसी से रास्ता मालूम करता हूँ। वो गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर 5 सिगरेट के एक कैबिन की तरफ बढ़ गया। वो खुद तो सिगरेट नहीं पीता था, मगर मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट ले लिया। बातों बातों में उसने सरसरी तौर पर पनवाड़ी से करोल बाग का पता भी पूछ लिया और दोबारा स्टीयरिंग पर आ बैठा। फिर खुद ही हंस कर बोला, मैंने पनवाड़ी से पूछा कि मैं जल्द से जल्द करोल बाग पहुंचना चाहता हूं, यहाँ से कोई शॉर्टकट वहां जाता है। उसने मुझे बताया कि यहाँ से सीधे जाओ, फिर दाईं तरफ जो पहला मोड़ दिखाई थे उस पर मुड़ जाओ और सीधे चलते जाओ। वहां पहुंचकर छोटी सी एक चढ़ाई आती है। चढ़ाई खत्म होते ही करोल बाग का इलाका शुरू हो जाएगा।
अगला मोड़ मुड़ने के बाद तैमूर कुछ दूर चलने के बाद बोला, नेवी ब्लू कलर की एक सुजुकी कैरी शायद हमारा पीछा कर रही है। होटल से चलते वक्त भी मैंने उसे देखा था, फिर यहाँ मुड़ते हुए भी मैंने उसे पीछे आते देखा है। मैंने कहा, गाड़ी में मौजूद लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि उनमें कोई गैर मुल्की भी है। वो बोला, उनके चेहरे अभी तक नजर नहीं आए क्योंकि फासला काफी है। मैं गाड़ी की स्पीड कम करता हूँ, मुमकिन है ये हमारा वहम हो और वो लोग अपने ही रास्ते पर जा रहे हों। ग्लोरिया बड़बड़ाई, मुझे यही खदशा था। माइकल इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम्हें तो माइकल फोबिया हो गया है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या माइकल जादू के जोर से तुम्हें बिल्ली या बकरी बना देगा? ग्लोरिया मेरे तंज का बुरा माने बगैर बोली, तुम उसे नहीं जानते हो कामरान, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैंने चिढ़कर कहा, मैं उसे अच्छी तरह जान गया हूँ, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, कोई सुपरमैन नहीं है, वरना होटल से अपनी जान बचाकर यूं कुत्तों की तरह दुम दबा कर न भागता। फिर मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, अब मैं इस माइकल को तुम्हारे कदमों पर झुका कर ही दम लूंगा, फिर उसके हाथ पैर तोड़कर उसे दोबारा अमेरिका रवाना कर दूंगा। मैं उसे जान से नहीं मारूंगा ताकि वो जब तक जिंदा रहे बेबसी और माजूरी की अजियत उठाता रहे। ग्लोरिया जल्दी से बोली, हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। मैंने फिर तंज किया, कहा, तो क्या अब तक हम बेहोश हैं? तुम्हारी गुफ्तगू अलबत्ता मुझे डिप्रेस कर देती है। फॉर गॉड से ग्लोरिया, माइकल को सुपरमैन मत समझो। वो बोली, मैंने कब उसे सुपरमैन कहा है, मगर एहतियात बुरी चीज तो नहीं है। तैमूर ने अचानक हमें चौंका दिया। बोला, वो गाड़ी हमारा अभी पीछा कर रही है। मैंने रफ्तार सुस्त की तो उन लोगों ने भी रफ्तार कम कर दी। मैंने कहा, गाड़ी साइड में रोक दो और बोनट खोल कर खड़े हो जाओ, यूं जाहिर करो जैसे इंजन में कोई खराबी हो गई हो। या तो वो लोग भी वहां रुक जाएंगे या फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह कम से कम उनके चेहरे देखने का मौका तो मिलेगा। मेरी हिदायत पर तैमूर ने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक दी। मुझे शेरवानी से उलझन हो रही थी। इससे पहले जब भी मैंने शेरवानी पहनी थी मुझे बेचैनी हुई थी, क्योंकि शेरवानी खासी टाइट होती है और उसे पहनकर आजादाना हरकत नहीं की जा सकती। मैंने शेरवानी उतारते हुए कहा, गाड़ी की चाबी मुझे दो, मैं इन कपड़ों से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। ग्लोरिया हैरत से बोली, यहाँ? मैंने कहा, तुम्हें ये झाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही? मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। ये सलीम शाही जूता भी मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैंने डिग्गी खोलकर अपने सूटकेस से जीन्स, जैकेट और शर्ट निकाली। सलीम शाही जूते डिग्गी में फेंक कर अपने क्रेप सोल के शूज निकाल लिए और गाड़ी में बैठकर कुर्ता उतार दिया। फिर शर्ट पहनकर मैं जीन्स लेकर नंगे पांव ही झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। सुजुकी कैरी का कहीं पता नहीं था। शायद वो लोग भी हमें रुका देख कर रुक गए थे। मैंने झाड़ियों में जाकर फुर्ती से पैंट पहनी और जल्दी से गाड़ी की तरफ लौट आया। नंगे पैर झाड़ियों में घुसने का नतीजा ये निकला कि मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। मैंने गाड़ी में बैठकर कांटे पैरों से निकाले और अपने जूते पहन लिए। फिर जैकेट पहनकर मैंने शेरवानी की जेबों से सब चीजें निकालकर जैकेट की जेब में रखी और अपने उतारे हुए कपड़े डिग्गी में फेंककर उसे लॉक कर दिया। लिबास बदलते ही मैंने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। हर तरह से तैयार होने के बाद मैंने तैमूर से कहा, गाड़ी का रुख मोड़ो और वापस चलो, मैं भी तो देखूं वो लोग हैं कौन। ग्लोरिया ने कहा, पागल हो गए हो, ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। मैंने कहा, इससे पहले कि बैल हमें मारे हम खुद ही क्यों ना बैल को मार दें। अगर उन लोगों को विजय के ठिकाने का इल्म हो गया तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कांता मुसीबत में फंस जाएगी, वो लोग उसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। विजय भी आखिर कब तक उनका मुकाबला करेगा। हम लोग तो कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ग्लोरिया ने कहा, और अगर उस गाड़ी में माइकल भी हुआ तो? मैंने झुंझला कर कहा, ओहो माइकल माइकल, अब अगर मेरे सामने तुमने उसका नाम लिया तो इससे पहले मैं खुद ही तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अगर माइकल हुआ तो अभी उसे तुम्हारे सामने मुर्गा बना दूंगा। मैंने बुरा सा मुंह बनाया, फिर संजीदगी से कहा, अब मैंने माइकल के बारे में तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी सुना तो हमारी राहें अलग हो जाएंगी। मैं माइकल का हवा मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता। ग्लोरिया की आंखों में आंसू आ गए। बोली, ऐसे वक्त में तुम मुझे तन्हा छोड़ दोगे? मैंने झुंझला कर कहा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे वो ग्लोरिया चाहिए जो बड़े से बड़े मार्के में मेरे शाना बचाना होती है। क्या अब तुम भी कांता बनने की कोशिश कर रही हो? मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों पैदा कर रही हो? ग्लोरिया बोली, अच्छा मैं वादा करती हूँ कि आइंदा माइकल का नाम भी जबान पर नहीं लाऊंगी। तैमूर ने गाड़ी को यू टर्न देते हुए कहा, ये हुई ना बात, और एकदम स्पीड बढ़ा दी। मुझे दूर ही से वो नेवी ब्लू सुजुकी कैरी नजर आ गई। मैंने कहा, अगर वो लोग यू टर्न लेकर भागने की कोशिश करें तो उन्हें अपनी गाड़ी से हिट कर देना। मैं जल्द से जल्द इस किस्से को निपटाना चाहता हूँ। तैमूर बोला, और अगर वो लोग वहीं खड़े रहें तो? मैं भिन्ना गया। मैंने कहा, तो क्या मतलब? क्या ग्लोरिया की तरह तुम भी हवास खो बैठे हो? अगर वो लोग अपनी जगह से हरकत ना करें तो तुम उनके बिल्कुल नजदीक ही गाड़ी रोक देना, बाकी मामलात मैं संभाल लूंगा। हम आनन फानन सुजुकी कैरी तक पहुंच गए। उनमें कोई चेहरा गैर मुल्की नहीं था, सब देसी लोग थे और शक्लों से घटिया दर्जे के बदमाश लग रहे थे। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा।
वो हैरत से मुझे देखने लगे। मैंने सुजुकी के ड्राइवर को मुखातिब किया, ए मिस्टर, जरा इधर आओ। उसने नजरों ही नजरों में अपने साथियों से मशवरा किया, फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने मेरे नजदीक पहुंचकर अक्खड़ लहजे में कहा, क्या बात है? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा, तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने तिहाई वजनी किस्म की गाली देते हुए कहा, कौन डैश तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैंने कनखियों से तैमूर की तरफ देखा। वो बहुत गैर महसूस तरीके से अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था। उसकी तवज्जो हमारी बजाय उसके साथियों पर थी। उनकी तादाद 3 थी। मैंने जवाबी तौर पर उसे वही गाली देते हुए कहा, तुम डैश हमारा पीछा कर रहे हो। वो तंजिया लहजे में बोला, जीन्स और जैकेट पहनकर और बालों को खिजाब लगाकर कोई आदमी जवान नहीं हो सकता। अगर यही गाली मुझे कोई जवान आदमी देता तो वो अब तक अपने पैरों पर खड़ा ना होता। जाओ बड़े मियाँ, अपना काम करो, वरना मेरी खोपड़ी उलट जाएगी। मैंने जवाब में उसके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो उलट कर पीछे जा गिरा। उसके चेहरे की जिल्द फट गई और खून रिसने लगा। सूरत हाल एकदम बदल गई थी। उसके साथ ही एकदम गाड़ी से बाहर आ गए। वो तीनों रिवॉल्वर से मुसल्ला थे। थप्पड़ खाने वाला भी कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हो गया था और खा जाने वाली नजरों से मुझे घूर रहा था। उसके साथियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसने इशारे से रोक दिया और दुरुस्त लहजे में मुझसे बोला, अब तक मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रहा था बुढ़े, मगर मुझ पर हाथ उठा के तूने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, मैं उसे दावत तो कई साल से दे रहा हूं, मगर वो कमबख्त ऐसी बेमुरव्वत है कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती। मैंने अचानक आगे बढ़कर उसे फिर दबोच लिया। फिर मैंने झटका देकर उसका रुख उसके साथियों की तरफ किया और बाईं कलाई से उसकी गर्दन जकड़कर उसे ढाल बना लिया। दूसरे ही लम्हे मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख दिया और सर्द लहजे में कहा, अपने साथियों से कहो कि रिवॉल्वर फेंक कर अपने दोनों हाथ सर पर रखें और झाड़ियों में चले जाएं। वो सड़क सुनसान जरूर थी, मगर इतनी भी नहीं थी। वक्फे वक्फे से गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं। मैं नहीं चाहता था कि कोई गाड़ी वाला ये सूरत हाल देखे और पुलिस को इत्तला दे दे, इसलिए मैं उन लोगों को झाड़ियों में भेज रहा था। उसने फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया, अपने रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ सर पर रख कर झाड़ियों में चले जाओ। मौत सामने हो तो 0.1% लोग उससे आंखें मिलाते हैं, वरना मैंने तो बड़े बड़े सूरमाओं का पित्ता पानी होते देखा है। वो तो खैर मामूली दर्जे का एक बदमाश था, जो शायद महज अपने तनोतोष के बल पर बदमाशी कर रहा था। मेरे कुछ कहे बगैर तैमूर तेजी के साथ गाड़ी से उतरा और तीनों रिवॉल्वर समेटता हुआ उन तीनों के पीछे झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अचानक मुझे एक गाड़ी दिखाई दी जो बहुत तेज रफ्तारी से इधर आ रही थी। मैंने फौरन ही रिवॉल्वर जेब में डाला और अपने शिकार से यूं मौनिका करने लगा जैसे बरसों के बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हों। मैंने हंसते हुए कहा, शोर मचाने की कोशिश मत करना, वरना मेरी साथी लड़की तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी। उसका रुख हमारी गाड़ी की तरफ ही था, इसलिए ग्लोरिया उसे अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि ग्लोरिया के हाथ में भी रिवॉल्वर होगा। वो एकदम झाग की तरह बैठ गया। मैंने कहा, हाँ अब बताओ, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बोला, एक गोरे ने मुझे सिर्फ इस काम के 10,000 रुपए दिए थे, इसके अलावा 2-2 हजार रुपए मेरे साथियों को भी दिए थे। उसने कहा था कि सिर्फ तुम लोगों का ठिकाना मालूम करके लौटाऊं। उसने ये भी कहा था कि इस काम में किसी किस्म का खतरा नहीं है, मगर मैंने कहा, ताक़ुब करना भी एक फन है बेटे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला है। वो जानता है कि एक बार जो हमारी नजरों में आ जाए या हम उसकी नजरों में आ जाएं, फिर वो जिंदा नहीं रहता। वो बोला, मगर इसमें मेरा कसूर तो कोई नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, तुम मुझे उस गोरे का पता बता दो, बस तुम्हारे बचने की एक ही सूरत है। उसने कहा, वो जब भी मुझे मिला है हमारे अड्डे पर मिला है। असल में वो उस्ताद कफून का दोस्त है। मैंने पूछा, और ये उस्ताद कफून कौन है? वो बोला, उस्ताद कफून दिल्ली का बहुत बड़ा दादा है। उसका अड्डा कूचा बल्ली मारा में है। वहाँ का हर आदमी उसे जानता है। कोई भी तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। मैंने कहा, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, बस मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा। वो जल्दी से बोला, किस शर्त पर? मैंने कहा, तुम उसे कोई भी उल्टा सीधा पता बता दो कि तुमने हमें उस जगह जाते देखा है। वो जल्दी से बोला, मुझे मंजूर है, मगर जब उसे मालूम होगा कि मैंने उसकी बात काट दी। कहा, कुछ मालूम नहीं होगा। वापस जाते हुए तुम कोई ऐसा बंगला देखो जो काफी अरसे से गैर आबाद हो, फिर तुम इत्मीनान से उसे वहां का पता बता देना। बाद में तुम कह सकते हो कि वो लोग वहां 2 घंटे ठहर कर कहीं और चले गए थे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये जरूर उसे बताना कि हमारे ठहरने के बाद तुमने 2 घंटे तक हमारी निगरानी की थी। अपने साथियों को भी अच्छी तरह यही बात रटा देना। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रकम भी मिल जाएगी, उस्ताद कफून भी खुश हो जाएगा और वो गोरा भी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे तुम्हारी जान बच जाएगी। वैसे वो तुमसे रिपोर्ट लेने कब आया था? उसने कहा, वो जब भी आता है रात के वक्त 10 और 11 के दरमियान आता है। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, इत्मीनान से कोई गैर आबाद बंगला देख लो। फिर मैंने उसकी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर बरामद किया और उसे कहा,
अब अपने साथियों को लेकर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। वो यूं गाड़ी की तरफ झपटा जैसे एक लम्हे की भी ताखीर हुई तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। मैंने आवाज देकर तैमूर को वापस बुला लिया और बुलंद आवाज में कहा, इन लोगों को जाने दो। फिर आनन फानन उसके साथी भी झाड़ियों में से बरामद हुए और गाड़ी तेज रफ्तारी से वापस चली गई। ग्लोरिया ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में वो गोरा कौन होगा? मैंने कहा, जाहिर है माइकल के सिवा और कौन हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उस्ताद कफून के डेरे पर उसका हिसाब चुका ही दूं। ग्लोरिया ने सख्ती से कहा, नहीं कामरान, तुम वहां नहीं जाओगे। इस दौरान में तैमूर गाड़ी को यू टर्न देकर दोबारा बर्क रफ्तारी से रवाना हो चुका था। करोल बाग पहुंचकर हमें अपना मतलूबा बंगला ढूंढने में बिल्कुल दुश्वारी न हुई। विजय का वो दोस्त या तो कोई नवाबजादा था या फिर कोई बहुत बड़ा स्मगलर। अच्छा खासा वसी और अरीज बंगला था और बाहर ही से महसूस हो रहा था कि उसकी आराइश पर बेतहाशा दौलत सर्फ की गई है। दरवाजे पर 2 मुसल्ला दरबान मौजूद थे। वहां पहुंचकर मुझे यकीन हो गया कि कांता महफूज हाथों में है। गेट पर मुतय्यन गार्ड ने मुश्तबा अंदाज में हमारा जायजा लिया। फिर दुरुस्त लहजे में बोला, किससे मिलने का है? मैंने कहा, तुम्हारे साहब से। उसे बोलो कि कामरान आया है, मैं उसके मेहमान का दोस्त हूँ। वो अक्खड़ लहजे में बोला, इधर उसका कोई मेहमान नहीं आया है, अभी भागो इधर से। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, कहा, बको मत, जाके अपने साहब को बताओ वरना नौकरी से जाओगे। मुझे उसके अंदाज पर गुस्सा आ गया। उसने मुझे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए धमाके से गेट की जेली खिड़की बंद की और गेट के पास से हट गया, क्योंकि मुझे उसके कदमों की आहट दूर होती महसूस हुई। मुझे ये सोचकर खुशी भी हुई कि विजय के दोस्त ने विजय ही के कहने पर गार्ड्स को यह हिदायत दी होंगी कि किसी को मेहमान के बारे में न बताया जाए। चंद मिनट के बाद गार्ड फिर बरामद हुआ और नरम लहजे में बोला, साहब का मेहमान खुद यहाँ आ रहा है, अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करने का है। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। फिर मैंने मौजू बदलने को ग्लोरिया से पूछा, इस मनहूस लोशन का असर कितने दिन तक रहेगा? मेरी शक्ल इतनी मकरू हो गई है कि लोग जरा मुतासिर नहीं होते। मेरी तो सारी पर्सनैलिटी खाक में मिल गई। ग्लोरिया बेसाख्ता हंसने लगी। मैंने कई दिन के बाद उसके सुरीले कहे सुने। फिर वो हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार कर दिया था कि इस लोशन का असर जिल्द पर कई दिन तक रहता है। ये क्रेडिट तो हमें जाता है कि हम तुम्हारी मकरू सूरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। तुमने तो शायद उसके बाद आईना भी ना देखा हो। बेख्तियार मेरी नजर अपने हाथों पर पड़ी। मैंने हाथों पर भी कोहनियों तक वो लोशन लगा लिया था। हाथों की जिल्द स्याह थी और उस पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं। एक लम्हे को मुझे अपने हाथों से खुद कराहियत महसूस हुई। लोग अगर मुझे हिक़ारत आमेज लहजे में बात करते थे तो इसमें उनका कसूर भी क्या था? ग्लोरिया मुझे चिढ़ाने के लिए बोली, और तुम्हें ये खुशफहमी कब से है कि तुम शहजादे गुलफाम हो? मैंने हंसकर कहा, खुशफहमी? अरे ये तो हकीकत है। मैं अगर यूरोप में होता तो लड़कियां मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती। ग्लोरिया हंसी, बोली, मुंह धोकर रखो। मैंने कहा, मुंह धुलने का ही तो इंतजार कर रहा हूँ, न जाने ये मनहूस लोशन कब मेरे चेहरे से उतरेगा। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया। उसी वक्त जेली खिड़की खुली और विजय नमूदार हुआ। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ आया। बोला, अरे ये तो वाकई आप हैं। मैं समझा कि किसी दुश्मन को यहाँ की सुनगुन मिल गई है और वो आपका नाम इस्तेमाल करके यहाँ घुसना चाहता है। मगर जब मैंने गार्ड से पूछा तो मुझे यकीन आया कि ये आप ही हो सकते हैं। मैं इसलिए तसब्जुब में पड़ गया कि गार्ड ने शेरवानी का जिक्र नहीं किया था। मैं उससे बहस कर रहा था कि जिन साहब ने तुम्हें भेजा है वो शेरवानी में होंगे। चलें आप अंदर तो आएं। विजय भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया। गार्ड ने फौरन मेन गेट खोल दिया।